हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम आए हैं नई क्लास के साथ, क्लास 10th चैप्टर 1। आप सभी अभी क्लास 10th में हो गए होंगे, 9th के स्टूडेंट्स। तो साइंस का हम आज शुरू करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब सबसे पहली बात कि चेंजेस क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। अब हम अपनी डेली लाइफ में कितने चेंजेस देखते हैं अलग अलग। जैसे कि अगर हम दूध को गर्मियों में थोड़ी देर बाहर छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब हम ग्रेप्स हैं, अगर वो ऐसे ही बाहर पड़े रहें गर्मी में, वो फर्मेंट हो जाएंगे। खाना है, अगर वो बन जाए तो वो चेंज हो जाता है, रॉ अलग है, बना हुआ अलग है। इवन हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, सब एक अलग अलग चेंजेस हैं। तो इन सभी चेंजेस के बेसिस पे चेंजेस मेनली हम 2 टाइप्स के काउंट करते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस जो टेम्परेरी हों, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने और जो चेंजेस को रिवर्स भी किया जा सके। जैसे आप वैक्स को मेल्ट कर दें, अगर आप कैंडल बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल में वैक्स जब मेल्ट हो जाती है, तो उसके बाद आप दोबारा उसको जब भी चाहें दोबारा उसकी शेप में ही चेंज करके या जैसे मर्जी उसको दोबारा सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं। ऐसे ही आइस है, आइस एक स्टेट तो चेंज कर लेगा। अगर हम पानी है उसे फ्रीज कर दें तो वो आइस बन जाएगा। आइस है, उसे अगर हम मेल्ट कर दें तो वो वापस पानी बन जाएगा। पर इनसे क्या होगा, ये चेंजेस बार बार रिवर्स हो सकते हैं और ये टेम्परेरी चेंजेस है। मतलब कि इसमें कुछ ऐसा नहीं बना कि हम अगर उनको चेंज करना चाहें, पुरानी उसकी फॉर्म में लाना चाहें तो वो ना आ सके। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता और वो चेंजेस टेम्परेरी हों, उन्हें बोला जाता है फिजिकल चेंजेस। उसके अलावा अगले आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो परमानेंट है। अब जो एक बार हो गया सो हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया और इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, आप सभी जानते हैं जंग लगना, जंग को कहते हैं रस्टिंग। अब लोहे पर जंग लग जाता है अगर वो ज़्यादा देर तक खुली हवा में पानी के कांटेक्ट में पड़ा रहे, तो वो जो एक बार जंग लग गया वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकता, दोबारा से पहले जैसा आयरन नहीं बन सकता। तो इसे बोला गया केमिकल चेंज। अगर आपने खाना एक बार रॉ मटेरियल से खाना बना दिया तो अब वो दोबारा से उसी रॉ मटेरियल में चेंज नहीं हो सकता। तो इन सारे चेंजेस को हमने नाम दिया केमिकल चेंजेस। उसके बाद आती हैं केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो इन केमिकल चेंजेस में काम कर रही हैं। अगर जो भी प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे, उन्हें हम कहेंगे, उनका नाम क्या होगा? रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस बन जाएगा उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो वो बन गई केमिकल रिएक्शन। अब इसमें आप सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब ये आप देख सकते हो, इसमें मैग्नीशियम रिबन जो है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लेकर उसको जलाना शुरू करते हैं, उससे जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि उस पर कोई एक्स्ट्रा लेयर ना बचे। तो उसके बाद अगर हम उसको अच्छे से साफ करने के बाद उसे सैंड पेपर से रब करके क्लीन करके उसे बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद उस पे से जो एक उसके अंदर से जो ऐश निकलेगा, जो रेजिड्यू बचेगा, उसे एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब उसमें हम क्या देखेंगे? अब जब हम वो बर्न होगा तो हम देखेंगे वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम दिखाई देगी
और उसके साथ ही उसमें जो ऐश आएगी वो होगा एक वाइट कलर का पाउडर, जो कि यहाँ वॉच ग्लास में आपने इकट्ठा करना है, जो यहाँ वॉच ग्लास में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाइट पाउडर क्या है, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। जब मैग्नीशियम रिबन ने जब एयर के साथ, एयर में क्या होता है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जो वाइट पाउडर था वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये वाइट पाउडर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, उसका नाम हो गया, वो होगी रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब इसमें क्या होता है, जब भी लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाए तो क्या बनता है। अब लेड नाइट्रेट को आप एक टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दो, तो क्या होगा, उसमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब ये वाला पोटेशियम जाकर इस नाइट्रेट से मिल जाएगा और ये वाला लेड जो है ये आयोडाइड से मिल जाएगा। तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनेंगे। लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स दिखाई देंगे। फिर हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। अब जो थर्ड रिएक्शन होती है, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी ले सकते हैं इसमें। अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन में हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क में, ये है कोनिकल फ्लास्क, और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स, ये आपको बेस पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो या कोनिकल फ्लास्क में भी। इसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी दोनों में से एक डाल लेंगे। जब हम इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, तो एकदम से एक गैस प्रोड्यूस होगी, एफरवेसेंस, मतलब एकदम तेजी से। और वो गैस क्या होगी, उस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस। तो उस हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी टाइप से हमारी केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली हमें क्या पता लगता है, हमें कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो हमें पता लगता है सबसे पहली बात, उसमें क्या चीज़ होता है, चेंज इन स्टेट। जैसे हमने अब चेंज इन स्टेट में क्या बताया, लाइक चेंज इन स्टेट में हमने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, द सेम थिंग, मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हुई सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, नथिंग एल्स। दूसरी हमारी थी चेंज इन कलर। अब हमने कलर के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर कलर के लिए एग्जाम्पल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आयरन जो है, आयरन को Fe कहते हैं, अगर उस पर रस्टिंग हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है आयरन, तो हाँ, उस टाइम की रस्टिंग में वो वाटर के साथ मिलकर पानी के साथ उसकी रिएक्शन होती है और पानी की रिएक्शन के साथ वो बना देता है, चेंज हो जाता है रस्ट में। और रस्ट का क्या फॉर्मूला है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये बन गया हमारा रस्ट। ओके, ये था आयरन। आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम एक्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ भी एक्स लिखा है। तो इसके बारे में आप कुछ टाइम बाद भी पढ़ेंगे। ये मैंने बीच में बैलेंस भी किया इस रिएक्शन को, जो कि आपको अभी आगे पता लगेगा कि बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये था एग्जाम्पल चेंज इन कलर का। इस टाइम में जब आयरन में रस्टिंग हो जाती है तो आयरन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो सिल्वर या रेडिश ब्राउन, पहले वो सिल्वर से होता है, बाद में वो रेडिश ब्राउन टाइप का होना शुरू हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है। थर्ड था चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब जब भी एक कोई रिएक्शन होता है तो गैस इवॉल्व होती है,
अब एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक एवोल्यूशन ऑफ गैस में अगर हम जिंक को रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो हमने अभी ये ऊपर वाली दिखाई थी, तो मैंने अभी बोला था कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है, ये है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई इस एक्टिविटी में। फिर एक लास्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो चेंज कैसे हो जाता है, जैसे आपने रिएक्शंस पढ़ते हो, जैसे आपका कोई भी एकदम से चीज़ गर्म होनी शुरू हो गई, लाइक आप कंबस्शन रिएक्शन कर लो, अगर कंबस्शन रिएक्शन में एकदम से हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमने उसको बोला चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ भी इनमें से अगर आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, हम उनको शो करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बेस पर। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग वर्ड्स, सिंबल्स और फॉर्मूलेज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। मतलब अगर वर्ड्स में लिख दिया तब वो बन गई वर्ड इक्वेशन, और अगर हमने उसको वर्ड्स की बजाय सिंबल्स फॉर्मूले में लिख दिया तो हमने उसको प्रॉपर वो सिंबल्स के साथ लिख दिया तो वो इक्वेशन सिंबल्स फॉर्मूले वाली बन जाएगी। तो जैसे हमने वर्ड इक्वेशन लिखी, इसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेस, पहली बात तो जो भी सब्सटेंसेस लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन को हम शो करते हैं इस प्लस साइन से। अब जो ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आफ्टर दिस एरो जो बनता है उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बन गया वो कहलाया प्रोडक्ट। तो वर्ड इक्वेशन जो होती है ये हमें दिखाती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, एंड इन बिटवीन क्या होता है एक एरो जो इसको शो कर रहा है, और इनकी रिएक्शंस को शो कर दिया हमने प्लस साइन से। तो ये LHS हो गया रिएक्टेंट्स का और RHS हो गया प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसके बाद आती है कि हम इन केमिकल इक्वेशन को लिखना चाहते हैं उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम सिर्फ उनके वर्ड्स को उनके सिंबल्स या फॉर्मूलाज लिखते हैं। लाइक इसमें मैग्नीशियम को लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब इसमें भी एक चेंज है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी Mg+O2, ये केमिकल इक्वेशन तो बन गई, पर अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में टोटल मास या टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी चेक कर लो तो वो सेम नहीं है। लाइक इसमें मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक ही है, पर इसमें ऑक्सीजन 2 है, पर इधर ऑक्सीजन भी एक ही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर मास जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं होते, तो उन इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ता है, और इनकी बैलेंसिंग का क्या मतलब है, जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं जो रिएक्टेंट्स में थे वही एटम्स प्रोडक्ट्स में होंगे, तो उनका मास भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यूज कर रहे हैं इसलिए। तो हमने क्या किया, मैंने इधर Mg के आगे भी 2 लगा दिया और इधर भी लगा दिया। अब देखो इधर Mg के कितने हैं, वो है 2, ऑक्सीजन तो पहले से ही 2 था, और इधर क्या है 2 Mg है और 2 ही O है, क्योंकि ये 2 स्टार्टिंग में जो शो कर रहा है कि ये दोनों के साथ है, तो इसलिए ये हो गई आपस में बैलेंस। अब बैलेंस करने के भी कुछ तरीके हैं, ऐसे ही बैलेंस नहीं कर सकते हम, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई होते हैं। लाइक चलो आपको इसी एग्जाम्पल से समझाएं। तो हम क्या करते हैं, हम एक पहले सिंपल सी और इक्वेशन ले लेते हैं, इसको तो आपने बैलेंस देख लिया तो आप इजीली कर लोगे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक अगर मैं ले लूँ Zn
प्लस H2SO4। अब कई बार क्या होती है, कई इक्वेशंस हैं जो पहले से ही बैलेंस्ड होती हैं। अगर मैंने ये ले ली इक्वेशन Zn प्लस H2SO4, अगर अब मैं ये चाहूँ तो इसकी दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें हम देखते हैं कि सारे सेम है। कैसे, हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखा एलिमेंट के नाम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड, जिसे LHS पे लिखा गया है। और तीसरी साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स हमने कहाँ लिखे हैं, RHS लिखे हैं, राइट हैंड साइड लिखे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको हमने शो करना है कि कौन सी चीज़ें कितनी दी हुई हैं। अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास है एक Zn, एक है H यानी हाइड्रोजन, और क्या दिखाई दे रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन। बस यही चीज़ें दिख रही हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, इन सब का यहाँ पर लिख लिए नाम। अब हम दोनों सबकी तरफ से एटम्स कैलकुलेट करेंगे। पहले रिएक्टेंट्स में, अब रिएक्टेंट्स में जिंक कितने दिख रहे हैं, 1, तो हमने लिख दिया 1। प्रोडक्ट्स में जिंक कितना दिख रहा है, 1, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 1। अगर हम देखें अब H, अब रिएक्टेंट्स में कितने H है, 2, तो हमने लिख दिया 2। इधर भी 2 है तो ये भी हो गए 2। अब सल्फर इधर 1 है और इधर भी 1 नहीं है। ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी 4 है। दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हमें इसको बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, हम कोई और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लाइक अगर मैंने रिएक्शन ले ली Fe प्लस H2O, Fe plus H2O, it gives Fe3O4 प्लस H2। अब इसके लिए हम पहले स्टेप वाइज सीखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं, हम हर के आसपास, हर फॉर्मूले के आसपास एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए कि हमने क्या क्या करना है। ये हमने बना लिए बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस में हम फिर से टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखा एलिमेंट, एक तरफ लिखे नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms in reactants, then number of atoms in products, means LHS and RHS। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि क्या क्या बना है। अब अगर हमने एलिमेंट्स में लिखना शुरू किया, पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, आयरन है, Fe, H है और O है। अब हम इनके नंबर्स लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स में आयरन है 1 और प्रोडक्ट्स में कितने हैं 3, और फिर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में है 2 और प्रोडक्ट्स में भी 2। वाटर ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट्स में है 1 और ऑक्सीजन में कितने दिखाई दे रहे हैं 4। एक बात और बता दूं कि जब भी हमने ये इक्वेशंस बैलेंस करनी है, जो भी बैलेंसिंग नंबर लगते हैं वो फ्रंट पे लगते हैं, आगे लगते हैं, नीचे नहीं लगते। नीचे तो जो भी पहले से ही फॉर्मूला में है सिर्फ वही लगते हैं नंबर। ओके, तो अब इसमें ऑक्सीजन सबसे पहले हम बैलेंस क्या करना शुरू करें। अब हमने ये सब तो बना लिया। अब अगर हमें बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। तो अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स करना है तो हम मान लो ले लेते हैं सबसे पहले Fe3O4। इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें देखते हैं Fe3O4 में मान लो हमने देखा पहले ऑक्सीजन को। अब हमें ऑक्सीजन पता है, सबसे पहले ऑक्सीजन कितनी है,
इसमें ऑक्सीजन थी 1 और इसमें ऑक्सीजन हो गई 4। तो अब हमें इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अगर मैं इसको कह दूं इनिशियल और यहाँ लिख दूं मैं फाइनल नंबर्स, जो कि मैं फाइनल में डालूंगी, ठीक है। तो अगर ये इनिशियल है 1, तो इसको फाइनल में मैंने बनाना है 1 को बैलेंस करने के लिए मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा इधर 4। तो ये बन गया हमारा, मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको इसमें ही बैलेंस कर दिया, हमें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो मैंने ऑक्सीजन को कर दिया 4। तो ये बन गया 4 जैसे कि इधर था पहले से। अब हमारे पास क्या आया 4, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एक नंबर 4 ताकि हमारा ऑक्सीजन 4 हो सके। अब अगर ऑक्सीजन को हमने 4 किया तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, ऊपर आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन गया 8। 4 मल्टीप्लाई टू 8, अब ये हमारे पास आ गया 8 हाइड्रोजन। अब लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में कितना हाइड्रोजन था, वो थे 2। तो हम क्या करें, अब इनको भी हमें किसी तरह 8 बनाना पड़ेगा। तो इनको कैसे 8 बनाएं, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं कि इसे भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो ये भी बन जाएंगे 8। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, वाटर जो था वो हमारा बन गया, हाइड्रोजन हमारी क्या बनेगी, उसके आगे हम 4 लगा देते हैं ताकि वो भी 8 हो जाए। आई होप सबको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अगर मैंने इसके आगे भी 4 लगा दिया तो ये बन गया 8। अब और क्या बैलेंस होना बाकी है, अब हम चेक करेंगे स्टेप 5 में कि इक्वेशन जो है, अब उसमें थर्ड एलिमेंट क्या था, उसमें था Fe। अब Fe क्या था, इसमें था 1 और इधर थे 3, तो मुझे Fe को भी चेंज करना पड़ेगा, Fe को भी ठीक करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे, Fe के आगे भी मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3। अब अगर मैं Fe के आगे 3 लगा दिया तो ये हमारी हो गई इक्वेशन पूरी बैलेंस, Fe हो गया 3। तो ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन बन गई, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसके बाद एक सिंपल सा स्टेप बचता है, वो लिखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट्स। लाइक अगर ये सॉलिड है तो हम यहाँ लिख देंगे S सॉलिड, और अगर ये वाटर है, वाटर क्या, अगर इसमें गैशियस फॉर्म में है तो गैस, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो L। और ये जो है Fe3O4 ये भी सॉलिड होता है, तो इधर भी S लिख दिया। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये तो गैस ही है, तो यहाँ पर गैस। बस इनके साथ हम छोटी सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर ये सब लिख देंगे, तो हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। एंड आज बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ है जो नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक हम छोड़ देते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारा इंस्टा अकाउंट भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टा, उसका लिंक जो है वो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।